हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन हब। तो महा मैराथन सीरीज़ में आज हम जिस सब्जेक्ट को कवर करेंगे वो है स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। तो इसमें हम जानेंगे कि क्या इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, और क्या एग्ज़ाम में आ सकते हैं और किस टाइप से क्वेश्चंस आ सकती हैं। वैसे मैं इस पूरे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बना के डाल चुकी हूँ, हर एक टॉपिक पे मैंने सेपरेट वीडियोस बना के डाली हैं। आप लोग चाहें तो उसको जाके चेक कर सकते हैं। तो आइए अब हम बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए, अगर हम यूनिट 1 में जाते हैं तो जो सबसे पहला चैप्टर हमें देखने को मिलता है वो है कुछ कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। तो वो कॉन्सेप्ट क्या हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन। तो ये पूछ सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से ऑर्गेनाइजेशन में से तो कुछ घुमा फिरा के पूछेंगे नहीं। तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है सिंपल सा एक ऐसी बॉडी जिसमें सारे लोग मिलकर काम करते हैं और उनका एक गोल होता है। या तो बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट हो सकता है गोल, या अगर कोई बाहर की कंपनी हो तो प्रॉफिट मेकिंग गोल हो सकता है। तो वो लोग अपना अपना काम करते हैं लेकिन उनका एक गोल होता है। तो इसके फीचर्स पूछे जा सकते हैं कि उन्हें ऑब्जेक्टिव्स पता होने चाहिए, उनको अपने ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होते हैं, क्लियर कट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ गिवन होती है, रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन होता है। तो ये सब पूछ सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंस्टीट्यूशन। कि इंस्टीट्यूशन क्या होता है। इंस्टीट्यूशन होता है हमारा बेसिकली एक ऐसी बॉडी जिसमें कुछ रूल्स हैं और रिटर्न रूल्स हैं, कुछ नॉन रिटर्न रूल्स हैं, इनफॉर्मल चीज़ें हैं, कुछ फॉर्मल चीज़ें हैं, और लोग वहाँ पे रहते हुए, एक इंस्टीट्यूशन में रहते हुए कुछ काम को करते हैं, ठीक है। उनमें भी उनका कोई एक गोल होता है कि क्या उन्हें काम करना है, क्या उन्हें अचीव करना है, एट द एंड वो क्या अचीव करना चाहते हैं, उनका एक प्रॉपर गोल होता है और उसके लिए वो करते हैं एक वर्क। और हम ये भी इसमें बताएंगे कि इसमें ये परमानेंट स्ट्रक्चर होता है, इंस्टीट्यूशन कभी चेंज नहीं होता है। इसमें हमें बता रखा होता है कि हमारा क्या रोल है, क्या रिलेशन है। जैसे फैमिली को भी हम एक इंस्टीट्यूशन मान सकते हैं, या मैरिज को हम एक इंस्टीट्यूशन मान सकते हैं। सपोज जैसे मैरिज एक इंस्टीट्यूशन अगर हम उसे मान के चले तो उसमें हमारा रोल होता है कि मेरा ये काम है, मेरा वो काम है, या फिर एक लड़की का क्या रोल है एक मैरिज में, ठीक है, उसका क्या रिलेशन है दूसरों से, ठीक है, और उसको यूनिफाइड वे से रहना है। यूनिफाइड मतलब सबके साथ मिलजुल के रहना है। तो ये होता है इंस्टीट्यूशन, ठीक है। इंस्टीट्यूशन के साथ एक क्वेश्चन आता है कि स्कूल जो है एक इंस्टीट्यूशन है या एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो स्कूल हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसीलिए इसकी हेडिंग है स्कूल एज लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है एजर्शन एंड रीजनिंग में, कि वो आपको स्टेटमेंट दे सकते हैं स्कूल इज़ अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल इज़ अ लर्निंग इंस्टीट्यूशन। तो आपको बताना होगा कि स्कूल इंस्टीट्यूशन नहीं है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, और फिर आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ सकता है। या फिर ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि एक्सप्लेन हाउ स्कूल इज़ अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें यूनिट 1 के, तो वो है स्कूल मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट होता है कि हमें जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो कैसे कैरी आउट करनी है। जैसे कि अपना अगर मैं डे को मैनेज करूं तो मेरे एक डे में कई सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, मेरे को अपने एक दिन में कई सारी चीज़ों को परफॉर्म करना है, कुछ टास्क को परफॉर्म करना है। तो मैं उन टास्क को जब परफॉर्म करूँगी तो किस टास्क को मैं पहले परफॉर्म करूँगी, किस टास्क को मैं बाद में परफॉर्म करूँगी, या किस टास्क को मैं कितना टाइम दूँगी, ये सब होती है मैनेजमेंट। तो स्कूल मैनेजमेंट, हमें स्कूल को अगर चलाना है तो मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो स्कूल मैनेजमेंट पे अगर क्वेश्चन आता है तो पहले आप बताओगे स्कूल के बारे में, फिर आप बताओगे मैनेजमेंट के बारे में, फिर आप स्कूल मैनेजमेंट को स्टार्ट करोगे, उसका नेचर कैसा होता है, क्या मीनिंग है, क्या उसके सेलिएंट फीचर्स हैं, और क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं स्कूल मैनेजमेंट के, ठीक है, वो सब आपको बताना है। इसको मैं ज़्यादा डीप में नहीं बता रही क्योंकि इसका मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, ठीक है। इसके प्रिंसिपल्स आ सकते हैं, क्या सिद्धांत है, जिसमें डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, जिसको आप जिसमें स्केलर चेन भी आती है, रेम्यूनरेशन आता है, ऑर्डर आता है, फंक्शंस आते हैं। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होती है, प्लानिंग, प्लान करना, फिर ऑर्गेनाइज़ करना। सबसे पहले अगर मुझे कोई भी चीज़ करनी है तो मुझे उसके लिए प्लान करना पड़ेगा, फिर ऑर्गेनाइज़ करने पड़ेंगे रिसोर्सेज को, लोगों को, ठीक है। फिर मुझे स्टाफिंग करनी पड़ेगी कि किसका क्या काम है, फिर मुझे उन्हें डायरेक्ट करना है कि आपको ये काम ऐसे करना है या वैसे करना है, फिर मैं उन पर कंट्रोल करूँगी, ठीक है। अब स्कूल में जो मैनेजर होता है वो कौन होता है, प्रिंसिपल। तो उसके क्या रोल्स हैं, उसका रोल है एज एडमिनिस्ट्रेटर, इवैल्यूएटर, प्लानर और लीडर एंड लेसन ऑफिसर। तो ये कैसे कैसे उसका रोल है, वो एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह कैसे काम करता है, वो एक इवैल्यूएटर की तरह कैसे काम करता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है।
नेक्स्ट है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। देखो मैनेजमेंट का मतलब हम जान चुके हैं, तो ओवरऑल क्वालिटी जो मैनेजमेंट की है वो कैसे डेवलप हो, वो क्यों ज़रूरी है, ये सब आपसे पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और कई बार प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है कि एलिमेंट्स क्या हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के। एलिमेंट्स मतलब वो किन किन चीज़ों से मिला है। सबसे पहले फाउंडेशन स्टेज, फाउंडेशन होती है नींव, वो किससे बना है, एथिक्स, इंटीग्रिटी, ट्रस्ट। फिर ब्रिक्स, जब एक मकान बनता है तो सबसे पहले नींव रखी जाती है, फाउंडेशन, ठीक है। तो किसी भी मैनेजमेंट में सबसे पहले हमारे कुछ रोल ऑफ कोड कंडक्ट होते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है। फिर इंटीग्रिटी मतलब मिलजुल के ईमानदारी से हमें रहना है, ट्रस्ट बिल्ड करके रखना है। अब नींव बन गई, अब हमें चाहिए ब्रिक्स, मकान खड़ा करने के लिए ब्रिक्स चाहिए, तो उसमें ट्रेनिंग, टीम वर्क, लीडरशिप, ठीक है। फिर बिल्डिंग मोटर, अब हमें उसे मजबूत करना है, ठीक है, उन सबको जोड़ के रखना है एक साथ, तो उसके लिए कम्युनिकेशन, जुड़े रहेंगे हम कम्युनिकेशन के थ्रू। और छत सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, जो कि होती है रिकॉग्निशन, ठीक है। तो ये भी आपको ऐसे समझाना पड़ सकता है। देखो ये जो 2 टॉपिक्स हैं, मैनेजमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एट सेंटर, स्टेट एंड लोकल लेवल, ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ समझाने जैसा टॉपिक है, ये लर्निंग के क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें आप कुछ समझ नहीं सकते। और रोल ऑफ SCRT, NCRT, डाइट, DURC, BRC, CRC, CMET, ये सब भी जो टॉपिक्स हैं ये लर्निंग के क्वेश्चंस हैं, इसमें भी समझने जैसा कुछ नहीं है, क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछे जाएंगे इन वाले टॉपिक्स में से, इसीलिए मैं इन पर टाइम वेस्ट नहीं कर रही। अगर आप लोगों के इसमें डाउट्स हैं, डाउट्स तो बेसिकली नहीं होंगे, अगर फिर भी आप लोगों के डाउट्स होते हैं तो आप पुरानी वीडियोस चेक कर सकते हो। अब हम आते हैं डायरेक्ट अपनी यूनिट 2 पे, जो कि है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। कॉन्फ्लिक्ट का अगर मैं सिंपल से शब्दों में बताऊं, वर्णन करूं, तो कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है झगड़ा। तो झगड़ों को कैसे मैनेज करेंगे, तो सबसे पहले झगड़े होते क्यों होते हैं झगड़े, स्ट्रक्चरल कॉज, पर्सनल कॉज, ये सब पूछे जा सकते हैं। 2 तरह से होते हैं झगड़े, जैसे स्ट्रक्चरल कॉज मतलब जिसमें हम किसी के साथ कॉमन रिसोर्स शेयर कर रहे हैं, जैसे एक ही स्टाफ रूम है उस वजह से लड़ाई हो रही है, या मेरा गोल कुछ अलग है, उसका गोल अलग है, उसका प्रॉफिट मेकिंग है, मेरा ह्यूमैनिटी है, या मेरा चैरिटी, ऐसा कुछ है, ठीक है। या फिर पर्सनल कॉज कि उसकी स्किल्स मुझसे ज़्यादा है या मुझसे कम है, तो मैं उसे नीचा दिखाऊं, या मेरी पर्सनालिटी उससे अलग है इसलिए मैं उससे झगड़ा करूं, तो ये पर्सनल कॉजेज़ में आता है, ठीक है। अब कॉन्फ्लिक्ट्स किस किस के बीच में हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स किस टाइप के होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स को हम क्लासरूम में मेजर कैसे करें, क्लासरूम में मैनेज कैसे करें, ठीक है। अब देखो क्लासरूम में झगड़ा होगा, लेकिन झगड़ा होने से पहले ही अगर कुछ मैं ऐसी रेमेडी कर दूं कि झगड़ा हो ही ना, तो वो क्या हो सकता है कि कोऑपरेटिव एटीट्यूड मैं डेवलप करके रखूँ, बच्चों में अपना एटीट्यूड जस्ट और फेयर रखूँ कि बच्चे ये ना कहें कि टीचर तेरे साथ अच्छा करती है, मेरे साथ अच्छा बिहेव करती है, ऐसा ना डेवलप करूँ। तो कुछ ऐसी चीज़ें जिससे मैं पहले से ही कर सकती हूँ ताकि झगड़ा ना हो, ये भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की स्किल्स क्या होती है, एकोमोडेटिंग में होता है तुम जीते मैं हारा। अवॉइडिंग में क्या होता है, अवॉइडिंग में होता है ध्यान ही नहीं देना, हो रहा है होने दो। कंपीटिंग में क्या होता है मैं जीता तुम हारे। कॉम्प्रोमाइजिंग में होता है दोनों हारे। और कोलैबोरेटिंग में होता है दोनों जीते, मतलब दोनों की बातें आगे रखी जाएंगी। तो ये 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको मार्क कर लीजिए कि थॉमस किलमैन के कॉन्फ्लिक्ट मोड इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, अकोमोडेटिंग, कोलैबोरेटिंग, कंपीटिंग, अवॉइडिंग या कॉम्प्रोमाइजिंग। आपको इन सब में बेस्ट क्या लगता है? सब में बेस्ट होता है कॉम्प्रोमाइजिंग, दोनों समझौता कर लें, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है यूनिट 2 का, वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो देखिए स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव। तो तनाव के क्या सिम्टम्स होते हैं कि अगर कोई बंदा स्ट्रेस में है तो क्या लक्षण हैं उसके। सबसे पहला वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, उसकी मेमोरी प्रॉब्लम्स होंगी, ये सब आते हैं साइकोलॉजिकल के अंदर। फिर होते हैं बिहेवियर में जो दिखते हैं कि वो अल्कोहल लेना स्टार्ट कर देगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाएगा अपनी। फिर हो सकते हैं फिज़िकल सिम्टम, जैसे उसे पेन होंगे, ठीक है, और उसे क्या कहते हैं स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, स्वेटिंग हो सकती है, या इमोशनल सिम्टम्स भी हो सकते हैं, वो डिप्रेशन में रहता है, डिटैच रहता है, लोगों से मिलता नहीं है, ठीक है। स्ट्रेस के क्या कारण हो सकते हैं बच्चों में, स्ट्रेस के क्या कारण हो सकते हैं टीचर्स में, ठीक है, ये भी बताना है। और हम मैनेज कैसे करें स्ट्रेस को, क्या रेमेडी है स्टूडेंट्स के लिए, क्या रेमेडी है टीचर के लिए, क्या रेमेडी है प्रिंसिपल्स के लिए, ये पूछा जा सकता है आपसे। या फिर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप अपनी क्लास में एक बच्चे को नोटिस कर रहे हो, वो ज़्यादातर स्ट्रेस में है, तो आपने वो नोटिस कैसे किया, मतलब आपने क्या क्या कॉजेज़ देखे। तो आप इसमें 2-3 कॉज जितने भी हैं कि साइकोलॉजिकल, फिज़िकल, इमोशनल, ये रीज़न से मैंने आइडेंटिफाई किया हो सकता है। अब आप उसे मैनेज कैसे करोगे, क्या स्टेप्स लोगे, ये पूछ सकते हैं।
नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा टाइम मैनेजमेंट, कि हमें टाइम को कैसे मैनेज करके चलना है अपनी क्लासरूम में, एक स्कूल में, ठीक है। उसकी इंपॉर्टेंस पूछी जा सकती है कि क्यों ज़रूरी है टाइम मैनेजमेंट। टाइम वेस्टर्स कौन कौन होते हैं, जो हमारा समय बर्बाद करते हैं वो कौन होते हैं, ठीक है। और टेक्निक्स क्या है इफ़ेक्टिव टाइम मैनेजमेंट की, क्या किन तरीक़ों को अपना कर मैं टाइम मैनेजमेंट को इम्प्रूव करवा सकती हूँ, ठीक है, इफ़ेक्टिव हो मेरी टाइम मैनेजमेंट। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोफेशनल एथिक्स, कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। और हम जब टीचिंग करते हैं या हम किसी भी प्रोफेशन में होते हैं, हम कोई भी जॉब कर रहे होते हैं, तो हमारे कुछ एथिक्स होते हैं कि किसी की चुगली नहीं करनी, किसी के बारे में गलत नहीं बोलना, अफवाह नहीं फैलानी। ये मैं बेसिक से एथिक्स बता रही हूँ, तो इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, टीचर्स के क्या प्रोफेशनल एथिक्स हैं बच्चों की तरफ, पेरेंट्स, कम्युनिटी, सोसाइटी की तरफ, अपने प्रोफेशन और अपने कलीग्स के तरफ, ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है। इसमें घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। नेक्स्ट होता है अकाउंटेबिलिटी, यानी कि जवाबदेही। हम जब कोई काम करते हैं तो हमें किसी न किसी को जवाब देना होता है, ठीक है। तो हमें किस किस को जवाब देना पड़ सकता है, स्टेट को, स्कूल के बोर्ड या फिर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन को, प्रिंसिपल को भी जवाब देना पड़ सकता है, टीचर्स को जवाब देना पड़ सकता है, बच्चों को जवाब देना पड़ सकता है, पेरेंट्स को जवाब देना पड़ सकता है, ठीक है। कैसे पढ़ सकता है, क्यों पढ़ सकता है, वो पूछा जा सकता है, ठीक है। टीचर को अपने प्रोफेशन को कैसे जवाब देना हो, मतलब अपने प्रोफेशन की तरफ वो कैसे अच्छी रहे, स्टूडेंट्स की तरफ और सोसाइटी की तरफ या कम्युनिटी की तरफ वो कैसे अच्छी रहे, ये भी पूछा जा सकता है। देखो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, इस सब्जेक्ट में बेसिकली आपको ज़्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट की तरफ, जो कि बहुत छोटी सी यूनिट है और इजी भी यूनिट है, जो कि है हमारी यूनिट 3 क्लासरूम मैनेजमेंट, ठीक है। क्लासरूम मैनेजमेंट क्या होता है, अब देखो अपनी हमें मैनेजमेंट तो हम फर्स्ट यूनिट से ही देखते आ रहे हैं, तो अपनी हमें क्लासरूम को मैनेज करना है। उसके क्या डायमेंशंस हैं, फिज़िकल, साइकोलॉजिकल, एकेडमिक, सोशल, एथिकल एंड डिसिप्लिन। ये क्वेश्चंस मैं पूरा टॉपिक में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आप वहाँ पे देख लेना, और इससे भी डायरेक्ट ही क्वेश्चन आएगा। अब देखिए क्लासरूम को मैनेजमेंट करने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कि हमारा इन्वायरमेंट अच्छा हो, बिहेवियर अच्छा हो, लर्निंग अच्छी हो रही हो, हमारे एक्शंस अच्छे हों, ठीक है। एक कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम को कैसे मैनेज करें, कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम मतलब जिसमें बच्चा सीखना चाहता है, नॉलेज गेन करना चाहता है, अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना चाहता है, उसे कैसे हम मैनेज करें। अपनी इंक्लूसिव क्लासरूम को, जिसमें अलग अलग टाइप्स के बच्चे हैं, हर एक तरीके के बच्चे हैं, उनको कैसे मैनेज करें, ठीक है। ये पूछा जा सकता है कि आपको एक क्लास दी जा रही है जिसमें हर एक टाइप के बच्चे हैं, आप उनके मैनेजमेंट कैसे करोगे, ठीक है। एक गुड मैनेजर अकॉर्डिंग टू यू, हु इज़ अ गुड मैनेजर एंड व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके क्या गुण हो सकते हैं, कि उसे अपने सब्जेक्ट में मास्टरी हो, वो पंचुअल हो, वो जस्ट और फेयर हो, मतलब सब किसी के साथ भेदभाव ना करे, ठीक है। अब नेक्स्ट पूछा जा सकता है कि एक दिन एक क्लास की टीचर एब्सेंट होती है और उस क्लास को आपकी क्लास के साथ मर्ज कर दिया जाता है, तो जब 2 क्लासरूम एक साथ मर्ज हो गई तो वो ओवर क्राउडेड हो गई, उसमें भीड़ हो गई, तो आप कोई भी ऐसे वेज सजेस्ट करो जिससे आप उसे मैनेज करोगे, तो ये क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है मैनेजिंग मिसबिहेवियर, बच्चे अगर बदतमीज़ी करते हैं, अपना बिहेवियर अच्छा नहीं करते, तो आप क्या करोगे। अच्छा, अब बच्चे मिसबिहेवियर कैसे कर सकते हैं, सिर्फ उल्टा बोल के मिसबिहेवियर नहीं होता, अटेंशन ना देना, अपनी धौंस जमाना, ठीक है, अपनी खुशी के लिए कुछ कुछ किसी को बोलना, पढ़ ना पाना, बदला लेना, ये सब भी मिसबिहेवियर होते हैं, ठीक है। अब आप क्या करोगे उनके लिए, ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा कि अपने मिसबिहेवियर को, मतलब बच्चों के जो मिसबिहेवियर है आपकी क्लासरूम के, उसको मैनेज करने के लिए आप क्या करोगे। नेक्स्ट होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब आप सब लोग जानते हैं, डिसिप्लिन होता है कि कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब कि बच्चों को ऐसा करना चाहिए। अब ग्राउंड में जाके आप ये एक्सपेक्ट करो कि बच्चे शांत बैठे, वो डिसिप्लिन नहीं होता, कि बच्चे आवाज़ तक ना निकाले। डिसिप्लिन होता है कि बच्चे रिस्पेक्ट करे सामने वाले की, अपने कमांड में रहे, ज़्यादा बदतमीज़ी ना करे, वो सब होता है डिसिप्लिन, ठीक है। डिसिप्लिन को समझाने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि इनडिसिप्लिन क्या होता है, क्या कारण है, बच्चे घर से सीख के आ रहे हैं, उसके पर्सनल कॉज हैं, या स्कूल की कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से बच्चा स्कूल में बदतमीज़ी कर रहा है, या उसकी सोसाइटी में कुछ ऐसे फैक्टर हैं, क्या उसके माइंड में कोई ऐसा फैक्टर तो नहीं, साइकोलॉजिकल फैक्टर तो नहीं, क्या पैसा कोई फैक्टर तो नहीं, ठीक है। अब डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए आप क्या क्या चीज़ें करोगे, डिसिप्लिन की प्रॉब्लम्स कैसे आ सकती है, इंडिविजुअल प्रॉब्लम आ सकती है, ग्रुप डिसिप्लिन प्रॉब्लम आ सकती है, उनको आप कैसे मैनेज करोगे। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपके पास एक क्लास है और उसमें बच्चे इनडिसिप्लिन बिहेवियर कर रहे हैं, तो आप उनको कैसे मैनेज करोगे,
ठीक है, या फिर हाँ बेसिकली इसी पूछा जाएगा। और कुछ स्टेटमेंट ऐसी है जैसे डिसिप्लिन मैनेजमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट, कि डिसिप्लिन को मैनेज करना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्लासरूम को मैनेज करने का। इस स्टेटमेंट को इलेबोरेट करो। तो इसमें आपको बताना पड़ेगा कि डिसिप्लिन क्या होता है, इनडिसिप्लिन क्या होता है, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अपनी यूनिट 4 की तरफ। हमारी यूनिट 4 है लीडरशिप से हम इसमें स्टार्ट करेंगे। तो लीडर कौन होता है? लीडर वो होता है जो उसे ग्रुप प्रोवाइड करा गया और वो अपने ग्रुप का बिहेवियर को चेंज कर पाए इन अ पॉजिटिव वे, जो लोगों को रास्ता दिखाए। खुद उसको क्लियर होना चाहिए कि हमें किस रास्ते पे चलना है। ठीक है, बट उन लोगों को भी वो उसी डायरेक्शन में लेकर जाए, लोगों की पावर को एनर्जाइज करे, उनके साथ इंटरेक्ट करे, बातें करे और उनके साथ एक म्यूचुअल रिलेशनशिप, ठीक है, मेल जोल बना के चले। तो लीडरशिप क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होता है, इसमें हमें मोटिवेट करके रखना पड़ता है दूसरों को। ठीक है, इंपॉर्टेंस पूछी जा सकती है। नेक्स्ट टॉपिक जो मेन टॉपिक है जिसमें से 99% क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन लीडरशिप के टाइप्स क्या होते हैं, या फिर कौन सा लीडरशिप स्टाइल बेस्ट रहेगा पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लासरूम के लिए। जैसे कि एक 10 बच्चों की क्लासरूम है, उसके लिए आप कौन सा लीडरशिप चुनेंगे, या फिर हमें बच्चों को गेम्स के लिए लेके जाना है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए लेके जाना है, और बीइंग अ लीडर आप किस टाइप के लीडर बनोगे। ठीक है, तो लीडरशिप स्टाइल में ऑटोक्रेटिक लीडर होता है जो साफ साफ बोल देता है कि ऐसे काम होना है, वैसे काम होना है और कोई मुझे इंटरप्शन नहीं चाहिए। तो आप ऐसा बनना चाहते हो। या फिर पार्टिसिपेटिव लीडरशिप यानी कि डेमोक्रेटिक लीडर जिसको भी बोला जाता है, ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव लीडरशिप होता है, जिसमें हम जो सपोज़ अगर हम लीडर हैं तो हम अपने ग्रुप को मोटिवेट करेंगे, मैनेज करेंगे और सबकी पार्टिसिपेशन करवाएंगे, सबको मौका देंगे कि वो अपनी बात रख सके। ठीक है, पूरे ग्रुप को एक साथ लेके चलेंगे। नेक्स्ट इज़ लेज़र-फेयर या डेलीगेटिव लीडरशिप। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, डिसीजन मेकिंग के जो राइट्स होते हैं और पावर्स जो होती हैं वो सारी वर्कर के पास होती हैं, फॉलोअर्स की सारी बात मान जाती है। लीडर बोलते हैं जो तुम्हें सही लगे वो करो। या फिर ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, ये भी अच्छी लीडरशिप होती है जिसमें जो लीडर होता है वो अपने फॉलोअर्स के माइंड को चेंज करता है। जैसे फॉलोअर्स बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, पर लीडर उन्हें समझाता है कि नहीं, मैं अगर हाँ बोल रहा हूँ इस चीज़ के लिए तो किस कारण से बोल रहा हूँ। तो ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप अपनी लोगों की, अपनी सभा की मेंटेलिटी को चेंज करके अपनी बातों में उनको लाकर फिर एक काम को करता है। लेकिन ये गलत भी हो जाता है, जिससे हम बोलते हैं कि इसका ब्रेन वॉश कर दिया, ये वो भी हो सकती है। ठीक है, तो तीनों की वो पूछ सकते हैं, तीनों में डिफरेंस पूछ सकते हैं कि आपको कौन सा अच्छा लगा, या प्रिंसिपल कैसे, कौन सा इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप कैसे बन सकता है। इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप मतलब जो इंस्ट्रक्शंस देता है और अपने फॉलोअर्स की बात सुनता है। तो प्रिंसिपल कैसे बन सकता है एक इंस्ट्रक्शनल लीडर। ठीक है, नेक्स्ट है टीम एंड टीम बिल्डिंग। टीम होती है एक ग्रुप जो कि एक ही गोल के लिए काम करती है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस पूछी जा सकती है टीम की क्या होती है और टीम बिल्डिंग कैसे करी जाए। टीम बिल्डिंग के लिए क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, उसका प्रोसेस क्या है, उसे आप मैनेज कैसे करके चलोगे, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन हैं और इसको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो अगर मैं वापस रिपीट करूँ तो वेस्टेज ऑफ टाइम होगी, क्योंकि ये बहुत इजी टॉपिक है और अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो आप पर्टिकुलर उस फुल वीडियो को जाके चेकआउट कर सकते हो, इसलिए मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं कर रही। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन, वार्तालाप, बातचीत, जिसको हम ये कह सकते हैं अपने ओपिनियंस को रखना, सामने वालों के ओपिनियंस को सुनना, कम्युनिकेशन होता है। इसके क्या फ़ीचर्स हैं, ठीक है, क्यों ज़रूरी है ये। अब ये पूछ सकते हैं कि कम्युनिकेशन, ये एजर्शन और रीजनिंग में भी पूछा जा सकता है कि अकॉर्डिंग टू यू कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस और अ प्रोडक्ट। कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है, एक पूरा मतलब एक प्रोसेस होता है या फिर एक प्रोडक्ट होता है, हमारे पास एक एंड रिज़ल्ट आता है, क्या होता है कम्युनिकेशन। फिर हमें आंसर देना है कि कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है, ये एक दिन की चीज़ नहीं है, एक पर्टिकुलर रिज़ल्ट नहीं है, ये एक तरीका है और वो क्यों है, कैसे है, वो ये आपसे पूछ सकते हैं। फिर आता है कम्युनिकेशन के टाइप्स। तो 4 टाइप्स की होती है कम्युनिकेशन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, जिसको याद, फॉर्मल मतलब जैसे हम प्रिंसिपल से बात करते हैं और इनफॉर्मल अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट है वर्बल और नॉन वर्बल,
बोल के या बिना बोले, या फिर ऑन इंडिविजुअल इन्वॉल्व कि कितने लोग इन्वॉल्व हैं, एक से एक वार्तालाप करनी है या छोटे ग्रुप से बातचीत करनी है, ठीक है। तो इंडिविजुअल्स कितने इन्वॉल्व हैं इस चीज़ से भी डिपेंड करता है कम्युनिकेशन। या फिर डायरेक्शन ऑफ फ्लो, बात अपनी किस तक लेके जानी है, अपवर्ड लेके जानी है यानी टीचर से प्रिंसिपल तक, डाउनवर्ड यानी प्रिंसिपल से बच्चों तक, या फिर क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन होता है, कन्वर्सेशन बिटवीन स्टूडेंट्स या पेरेंट्स तक, ठीक है। तो किस टाइप की है। फिर है प्रिंसिपल्स, क्या सिद्धांत है कम्युनिकेशन के। कम्युनिकेशन करते वक्त क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, 4 तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल, सिमेंटिक्स यानी बोलने की, या फिर अदर्स, ठीक है। अदर्स में क्या होता है, टेक्स्ट बुक की प्रॉब्लम्स आ गई, चैप्टर्स की प्रॉब्लम आ गई, कोई टॉपिक समझ नहीं आया। अब देखो जो नेक्स्ट टॉपिक है, बीइंग अ प्रिंसिपल, हाउ मैनी कम्युनिकेशन स्किल्स शुड यू हैव, या व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स यू शुड हैव। मतलब प्रिंसिपल हो अगर आप, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इफ़ यू आर अ प्रिंसिपल तो आप में कौन सी कम्युनिकेशन स्किल्स हो। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ सकते हैं। आई कांटेक्ट मेंटेन करना है हमें बच्चों से, ठीक है, और हमें फ़ेस टू फेस कम्युनिकेशन करनी है, और अपनी आइडली खुद माइंड में क्लियर होना चाहिए कि मैं ये बात क्यों रख रहा हूँ। सेम क्वेश्चन टीचर के लिए कि अगर आपको कम्युनिकेशन करनी है तो क्या स्किल्स आप में होनी चाहिए, और सेम क्वेश्चन बच्चों के लिए, बीइंग अ स्टूडेंट्स व्हाट कम्युनिकेशन स्किल्स शुड यू हैव, आप में कौन सी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, कि आप एक्टिव लिसनर्स हो, प्रॉपर फीडबैक दो, ठीक है। ये सब इसमें पूछा जा सकता है। अब देखो कम्युनिकेशन का एक और टॉपिक जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है कि एक स्टेटमेंट है कि कम्युनिकेशन इज़ अ 2 वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन एक जने की चीज़ नहीं है, ये 2 वे प्रोसेस है। इसमें 2 लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है और दोनों की बातों को इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करो। तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है और ये कई बार पूछा भी जा चुका है, ठीक है। तो ये आप लोग बता देना। नेक्स्ट यूनिट जो हमारी लास्ट यूनिट है, यूनिट 5, उसमें देखते हैं, थोड़ी सी लेंदी यूनिट है। सबसे पहला इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग, एक इंस्टीट्यूशन में क्या क्या प्लानिंग होती है, क्यों वो इम्पॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ किस किस एरिया में प्लानिंग होती है। सिर्फ पढ़ाई के मामले में नहीं होती प्लानिंग, सिर्फ एकेडमिक से रिलेटेड नहीं होती, को करिकुलर, स्कूल कैंपस से रिलेटेड, एजुकेशन सर्विस से रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड, रिसोर्सेज से रिलेटेड, इन सब एरियाज़ में प्लानिंग होती है। वो क्या क्या प्लानिंग हो सकती है, क्या साइकिल होती है इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग की। स्कूल डेवलपमेंट प्लान, यानी मुझे स्कूल में डेवलपमेंट करनी है तो उसका क्या प्लान होगा, क्या ऑब्जेक्टिव्स होगा, उसे कैसे प्रिपेयर करोगे, कैसे लागू करोगे, उसको कैसे चेक करोगे कि मैंने जो प्लान लागू करा है वो सही है कि नहीं, ये सब कैसे करोगे, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है कि हमें स्कूल्स में एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज़ करना है तो कैसे करोगे। जैसे कि स्कूल असेंबली को ऑर्गेनाइज़ करना है, जैसे उन्होंने आपसे पूछा कि आप एक बीइंग अ टीचर आप बच्चों को टूर पे लेके जा रहे हो तो क्यों लेके जाओगे, इंपॉर्टेंस बताओ और कैसे मैनेज करोगे, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। कल्चरल एक्टिविटीज़ करानी है तो बच्चों को आप कैसे ऑर्गेनाइज़ करोगे। मिड डे मील भी एक एक्टिविटी का पार्ट है तो आप उन्हें कैसे मैनेज करोगे। आप एक मीटिंग में हो तो कैसे मैनेज करोगे, तो ये इसमें पूछा जा सकता है कि आप अलग अलग एक्टिविटीज़ को कैसे मैनेज करोगे इन अ स्कूल। नेक्स्ट है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। स्कूल को मैनेज करने के लिए जो कमेटी बनाई जाती है उसको स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बोलते हैं, जिसमें 5 टाइप के लोग होते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल या फिर हेड ऑफ़ द स्कूल, कोई भी एक जना। पेरेंट्स या गार्डियन बच्चों के 12 लोग होने चाहिए, ठीक है। लोकल अथॉरिटी से चुना गया कोई एक लोग, कोई एक टीचर स्कूल का और कोई एक सोशल वर्कर इस कमेटी का मेंबर होता है। उनके क्या फंक्शंस होते हैं, क्या स्ट्रैटेजीज़ वो अपना सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजीज़ आप अपना सकते हो एक स्कूल को मैनेज करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है स्कूल रिकॉर्ड। स्कूल में कई टाइप के रिकॉर्ड होते हैं, उनकी क्या इम्पोर्टेंस है कि हमारे पास एक लीगल रिक्वायरमेंट होगी और हमें स्कूल की तारीफ़ करने के लिए भी कितने बच्चों को अवार्ड्स मिले, ठीक है, ये सब हो सकता है। उसकी इम्पोर्टेंस स्टूडेंट्स के लिए क्या है, बच्चों के लिए क्या है, टीचर के लिए क्या इम्पोर्टेंस है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मेन इम्पॉर्टेंट है कि स्कूल के रिकॉर्ड्स होते कितने टाइप्स के हैं। तो स्कूल के रिकॉर्ड्स बेसिकली 5 टाइप्स के होते हैं, जिसमें जर्नल रिकॉर्ड, जिसमें स्कूल का कैलेंडर हो गया और बुक्स आ गई, टीचर्स की पर्सनल फाइल्स आ गई। नेक्स्ट होता है एजुकेशनल रिकॉर्ड, जिसमें अटेंडेंस रजिस्टर, स्टूडेंट्स रजिस्टर हो गया, एग्जामिनेशन रजिस्टर हो गया।
फिर होता है कॉरेस्पॉन्डेंस रिकॉर्ड, जिसमें डायरी रजिस्टर, पियोन की बुक हो गई या ऑर्डर फाइल हो गई कोई। फिर होता है फाइनेंशियल रिकॉर्ड, जिसमें सैलरी स्लिप, फ़ी रजिस्टर, फाइन रजिस्टर, ये सब होता है। फिर होता है इक्विपमेंट रिकॉर्ड, मतलब कितनी स्टेशनरी है, क्या क्या स्कूल में सामान अवेलेबल है, क्या अवेलेबल नहीं है, ये सारे रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो इसको आप कैसे मैनेज करके चलोगे, क्या इनकी इम्पोर्टेंस है, ये सब पूछा जा सकता है। नेक्स्ट होता है टाइम टेबल। अपने जब हम टाइम को मैनेज करके चलेंगे तो हम एक टाइम टेबल बना के चलते हैं कि इस टाइम पे मुझे ये काम करना है, तो उसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है, क्या ज़रूरत होती है, प्रिंसिपल कैसे कंस्ट्रक्ट करे टाइम टेबल को, ये आ सकता है। टाइम टेबल कंस्ट्रक्ट करने का ये क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है, मतलब 90% चांस है कि आपकी कंस्ट्रक्शन आए टाइम टेबल की, कि आप एक प्रिंसिपल हो तो आपको टाइम टेबल को बनाना है एक स्कूल के लिए, या फिर आपको एक मंथली टाइम टेबल बनाना है या फिर वीकली बनाना है, कैसा भी टाइम टेबल आ सकता है जिसमें आपको सब कुछ देना पड़ेगा, संडे ऑफ देना पड़ेगा, एक्टिविटीज़ देनी पड़ेगी, ब्रेक देना पड़ेगा और फेस्टिवल ऑफ देने पड़ेंगे, तो ये सब आपको सोच समझ के बनाना है। नेक्स्ट है स्कूल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। स्कूल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का एक ये मतलब है, ठीक है, जिसमें हम जो स्कूल की मैनेजमेंट है उसको कंप्यूटर बेस्ड करें, कंप्यूटर्स का यूज़ करके, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम स्कूल की मैनेजमेंट करें। ठीक है, ये कैसे इफ़ेक्टिव है ये पूछा जा सकता है, क्यों इम्पोर्टेंट है, ये 2-3 पेजों का ही टॉपिक है बस। नेक्स्ट है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। कम्युनिटी होता है एक समुदाय, उसकी को यूज़ करके हम क्लास में कैसे पढ़ा सकते हैं, उनकी क्या बेनिफिट्स होते हैं। जैसे कि अगर हमें बच्चों को प्रोफेशंस के बारे में पढ़ाना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोफेशंस के बारे में पढ़ाना है, तो हम उन लोगों को बुला सकते हैं, जैसे डॉक्टर्स को। टीचर्स तो स्कूल में अवेलेबल होते ही हैं, आर्किटेक्ट्स को, किसी के पेरेंट पेंटर होंगे उनको हम बुला सकते हैं। ठीक है, और हम मटेरियल्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अगर हमें बच्चों को पंचायत के बारे में पढ़ाना है, जो क्लास 6 में एक टॉपिक आता है पंचायती राज सिस्टम, तो हम बच्चों को विलेज पंचायत में लेके जा सकते हैं, उनसे परमिशन लेके, और उनको समझा सकते हैं, या कुछ लोगों को वहाँ पे बुला सकते हैं। ठीक है, और इससे क्या फ़ायदे होंगे, कम्युनिटी रिसोर्स को कैसे मैनेज करें, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस वीडियो में हमने देखा स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। होप है आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आप पे कोई भी डाउट्स होते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, वहाँ पे भी जाके आप लोग पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन ऑफ वीडियोज़, तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।